Yes, students. In the continuation for the last week lecture, we can say for the n factor. आज मैं फिर आपके साथ में अभी इस लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों की अगर डॉक्स रिएक्शन में हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो लास्ट केस हम लोगों का था जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वॉल्व है, यानी रॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंट डिफरेंट का हुआ है बच्चों। आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग केस है बच्चों। इस केस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग जो है एक अलग डिस्कशन में देखते हैं कि हमारे पास में मोर देन वन एलिमेंट है और वो इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस में इन्वॉल्व हों। मतलब हम जो यहाँ पे केस पकड़ रहे हैं बच्चों, इसमें क्या है, एक ही मतलब हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे। मतलब इन्वॉल्वमेंट हम कह सकते हैं ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड्स होगा बच्चों उस कंपाउंड में आपका जो इन्वॉल्वमेंट होगा एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस हो रहे होंगे बच्चों। अब ये जो पिक्चर अभी तो आपको शायद से ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ रहा, बट एग्जाम्पल के साथ अगर हम जब रिएक्शन करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं एक्चुअल में यहाँ पे जो ले रहा हूँ बच्चों, दैट इज Fe(C2O4) plus KMnO4 and it is forming Mn2 plus and Fe3 plus and CO2। आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज भी मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों, जरा देखिएगा उस चीज को भी। लेट्स से अगर हम यहाँ पे Fe(C2O4) की बात करें बच्चों, और इससे जो फॉर्मेशन है वो Fe3 प्लस है एंड CO2 है बच्चों। अगर हम यहाँ पे इनफैक्ट देखें तो Fe2 प्लस स्टेट है, दिस इज फेरस ऑक्सलेट। कार्बन ऐसे ही एज यूजुअल आपको पता है कि यहाँ +3 होगा बच्चों, यहाँ पे +4 है। इट मीन्स +2 से अगर हम देखें तो +3 फॉर्मेशन है बच्चों, एंड एट द सेम टाइम +3 से +4 है, यानी कि आयरन लॉस कर रहा है बच्चों, एंड एट द सेम टाइम कार्बन भी लॉस इलेक्ट्रॉन का कर रहा है। दोनों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब जो हम लोग ऊपर लिखा है कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन में। अब ऐसे केस को हम लोग कैसे डिस्कशन करेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द गिवन स्पीसीज अगर हम बात करें तो वैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं लॉस और यहाँ पे लिख लेते हैं गेन। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, एलिमेंट हमारे पास में है आयरन, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं बच्चों, 2 से 3 प्लस चला गया है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, गेन नहीं हुआ है बच्चों। कार्बन, कार्बन को देखें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास में, पर एटम्स कितने का लॉस हुआ है, 1 का, क्योंकि +3 से +4 चला गया है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो गेन हुआ नहीं है बच्चों। अगर हम और आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 में है और राइट हैंड साइड में -2 में ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं हुआ है। तो अगर हम इन टोटलिटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस 3 आ रहे हैं और गेन 0 आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब n फैक्टर पर मॉलिक्यूल्स हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन यानी कि इन्वॉल्व इज 3। इसको एक और तरह से हम देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, दूसरे तरीके से देखिएगा बच्चों। Fe(C2O4) को जब हम रिएक्शन को हाफ में एक्जेक्टली लिखना चाहें बच्चों तो इट इज फॉर्मिंग Fe3 प्लस एंड इट इज फॉर्मिंग CO2। अगर मैं रिएक्शंस को बैलेंस करने जाऊं तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट में भी मैंने 2 कर दिया बच्चों। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 1, राइट हैंड साइड आल्सो 1, कार्बन 2 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आल्सो 2,
ऑक्सीजन इन द लेफ्ट हैंड साइड 4 एंड राइट हैंड साइड एज वेल एज 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड न्यूट्रल है बच्चों, टोटल चार्ज 0 है। राइट हैंड साइड में एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो हमारे पास में चार्ज Fe3+ के ऊपर है, हमें इसको भी 0 करना है। ऐसा करने के लिए मुझे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी टोटल चार्ज 0 आ गया बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल इस बैलेंस्ड इक्वेशंस में है बच्चों, तो अगर मैं n फैक्टर किसकी बात करूं, n फैक्टर ऑफ FeC2O4, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इंटरेस्टिंग थिंग है। Fe2CO3 एक मॉलिक्यूल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 3 है बैलेंस इक्वेशंस में, तो जो n फैक्टर है वो भी आपका 3 हो गया। अगर मैं n फैक्टर की बात करूं Fe3+ के लिए तो उसका n फैक्टर भी 3 ही होगा बच्चों। लेकिन एट द सेम टाइम से अगर मैं आप लोगों से देखूंगा तो CO2 है हमारे पास, n फैक्टर किसका बच्चों, CO2 का, उसका n फैक्टर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 3 है, लेकिन CO2 का नंबर 2 है बच्चों। यानी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए 3/2, यानी कि n फैक्टर CO2 का 3/2 हुआ। है ना इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। यानी कि हम लोग किसी बैलेंस इक्वेशन कर रहे हैं, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लॉस और गेन की बात कर लें तो भी हम ये बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वहां पे n फैक्टर के लिए काउंटेबल हैं। आई होप सो आप लोगों को क्लियर है बच्चों। अगर ये क्लियर है तो हम एक और एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। दैट एग्जाम्पल इस लेटर से हमारे पास में है Cu3p, यानी कि Q+ फॉस्फाइड आपके पास में, यानी कि कॉपर आपका 1+ स्टेट में है बच्चों, और इससे जो फॉर्मेशन है Cu2+ का है बच्चों एंड H3PO4। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स टॉप पे लिखें, कॉपर का +1, फॉस्फोरस का -3, कॉपर का ऑलरेडी गिवन, फॉस्फोरस का यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 यानी 8, 3 यानी कि +5। क्लियर है बच्चों। अब जरा देख लेते हैं n फैक्टर के लिए Cu3p। Cu3p में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1+ से कॉपर किस में चला गया बच्चों, हमारे पास Cu2+ में गया है। और फॉस्फोरस को देखेंगे तो फॉस्फोरस हमारे पास किस में चला गया बच्चों, ध्यान से देखिए, +5 में। ओके बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो हमारे पास में क्या है, कॉपर +1 से +2 में जा रहा है, तो पर कॉपर के लिए 1 का चेंज है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है। कितने कॉपर हैं आपके पास, 3 कॉपर्स हैं। फॉस्फोरस आपका -3 से +5 में जा रहा है, 1 के लिए चेंज कितने का है बच्चों, फॉस्फोरस के लिए 8 का चेंज है, आपके पास 8 ही है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास में आए वो आए 11। तो जो n फैक्टर है दैट हैज कम्स टू बी 11। आई होप सो क्लियर है बच्चा पार्टी आप लोगों को सबको। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट हैं वो 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं राइट हैंड साइड में लिख सकता हूँ बच्चों। रिएक्शन बैलेंस नहीं की है मैंने, आपको ये ध्यान रखिएगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने हैं, 11। आप इससे भी देख सकते हैं, तो यानी कि अगर मैं n फैक्टर इस बेस पे निकालूं तो Cu3 एक ही मॉलिक्यूल्स था, तो मैंने क्या किया बच्चों, 11/1 यानी कि 1 ही आया बच्चों। अगर हमें कॉपर की बात करूं, इसका n फैक्टर कितना आया, 11 ही है, तो इसका n फैक्टर जो कॉपर है आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा 3, तो इसका जो n फैक्टर होगा दैट हैज टू बी कम्स टू बी 11/3। H3PO4 की अगर बात करेंगे एग्जैक्टली, तो इसका जो n फैक्टर है, एक ही मॉलिक्यूल से अगर ये आ रहा है बच्चों, फास्फोरस लेफ्ट हैंड साइड भी 1 ही है, तो इसका n फैक्टर होगा दैट इज कम्स टू बी 11। आई होप सो आप लोग समझ पे आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू जस्ट राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप काउंट करके लॉस्ट या गेन लिखें,
और पर मॉलिक्यूल्स कितना चेंज हो रहा है, फिर आप उसको देख के भी एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रहा हूँ बच्चों इसमें, और एग्जांपल है लेट अस से Cu2s। Cu2s एग्जांपल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों CuO में एंड सल्फर डाइऑक्साइड में, कन्वर्जन है बच्चों इसका। इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगेन ये +1 है, सल्फर -2 है, +2 में कार्बन कॉपर चला गया है बच्चों, एंड सल्फर डाइऑक्साइड +4 है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, अब मैं केवल इलेक्ट्रॉन बेस पे कर रहा हूँ बच्चों, अगर देखें तो यहाँ पे +1 से +2 में चला गया बच्चों। तो अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा ऐसे लिखूँ, Cu2s है बच्चों, CuO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों, 2Cu कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, SO2 है। मैं इसको रिएक्शन को अब बैलेंस करके दिखाता हूँ, एक रिएक्शन बैलेंस भी ले लेते हैं। 2Cu है आपके पास में, सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों, तो आपके पास में राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में 4H2O लिख सकता हूँ बच्चों। अगर मैं 4H2O लिखूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड में 8H+ लिखना पड़ेगा। अभी रिएक्शंस एटम के बेस पे बैलेंस हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है, यानी कि चार्ज बैलेंस नहीं है, तो मैं राइट हैंड साइड में 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा। अब मैं इसके बेस पे एन फैक्टर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो अगर आपसे कोई कहे Cu2s का एन फैक्टर कितना है, तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से। देखिए जरा ध्यान से, 8 इलेक्ट्रॉन है, Cu2s भी एक ही है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 8। अगर मैं किसकी बात करूं, यहाँ पे CuO में आपके पास में क्या है, 2 CuO है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 8 हैं डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब आपको एन फैक्टर मिल गया 4। अगर मैं आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो एन फैक्टर डायरेक्टली एक ही मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब 8। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी इनफैक्ट, और आप इसको बेटरली यूज कर पाएंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में। आगे हम लोग और